हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10th का क्लास 10th के हिंदी का 10 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को करवाने वाला हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मेरे बच्चे आप झारखंड बोर्ड से हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड, तो ये जो 10 सवाल है मैं जो आज बताने वाला हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो 10 सवाल है बच्चों, आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग एक एक क्वेश्चन 5-5 से 7 बार सवाल पूछे गए हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं इसमें जो 10 सवाल आपको करवाऊंगा बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, अंत तक देखना है और सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, कॉपी में भी उतार लेना है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2023 में पूछा गया सवाल, 2016 में यही सवाल पूछा गया था, 14 में भी पूछा गया था, 11 में पूछा गया था और कई बार आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आपके मॉडल परीक्षा में, कई बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी प्रबल संभावना है कि ये सवाल रह सकते हैं। आइए पहला सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बच्चों। जब तक आप सवाल को नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, तो आप सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाओगे। ठीक है, देखो आप उत्तर अपने शब्दों में दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन क्या है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। तो जो चश्मे वाला था बच्चों, जो चैप्टर था आपका चश्मा वाला, ठीक है, वो जो नेताजी का चश्मा, जो चश्मे वाला था, उसे वो सेना उना नहीं था, कोई सिपाही नहीं था देश का, लेकिन फिर भी उसको कैप्टन कहते थे, है ना। तो देखिए क्यों कहते थे। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जी हाँ, वो सिपाही नहीं था, वो इस देश का कोई सिपाही नहीं था, पुलिस नहीं था, फिर भी उसे कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर जो था ना, देश के प्रति कूट कूट कर उसमें भावना भरी हुई थी। ठीक है, देशभक्ति की भावना। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को भरपूर सम्मान करता था। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जितने भी सेनानी हुए हैं, उनका भरपूर सम्मान करते थे, वो बहुत ही ज्यादा आदर करते थे। यह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। ये क्या करते थे, जो नेताजी का मूर्ति था उस पर बार बार अपना चश्मा चेंज करता था, बार बार उसमें चश्मा लगा करके अपने देश के प्रति अपना अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। तो देश के प्रति इतना ज़्यादा त्याग, इतना ज़्यादा समर्पण जो उसके अंदर भावना था, उसके दिल में जो भावना था, वो किसी फौजी से कम नहीं था, वो किसी सिपाही से कम नहीं था। इसी कारण से लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब बात समझ में आया कि लोग जो है चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए थे उनका भरपूर सम्मान करते थे और वो नेताजी का चश्मा बार बार उसमें चेंज करते थे और अपना वो पूरे तरीके से अपना त्याग व समर्पण की भावना एकदम उसके दिल में था, हृदय में। इसीलिए लोग उसे था ना, उसे लोग जो है कैप्टन कहते थे। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे। ठीक है, तो काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन, काशी में कौन सा परिवर्तन जो है बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है 2023 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 9 में पूछा गया। सोच रहे हैं कितना बार, 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6 साल पूछा गया है लगभग। ठीक है, इतने साल पूछा गया है ये सवाल और आपके कई बार प्री बोर्ड में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आंसर क्या है, काशी में जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी। जी हाँ, जो काशी था, है ना, वाराणसी में काशी जो था, वो संगीत और साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब वहाँ की परंपराओं में परिवर्तन आ गया था, है ना। अब वहाँ की जो परंपरा था, पुराना जो परंपरा था, वो क्या हो गया था, काशी में अब चेंज हो गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। जो गायक थे, जो उनके प्रति जो था आदर, वो नहीं रहा। पहले लोग जो गाता था गाना, गायक लोग थे, है ना, जो संगीत गाते थे, उनका बहुत ही आदर होता था, लेकिन अब वैसा नहीं, अब पूरा चेंजेस हो गया था काशी में। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था।
संगीत साहित्य आदर की अधिकतर परंपराएं क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इसलिए ये सब देख करके बिस्मिल्लाह खां जो है परेशान हो रहे थे, व्यथित हो उठे थे। बात समझ में आया कि जो पहले बिस्मिल्लाह खां जो थे ना काशी में, पहले संगीत या फिर साहित्य बहुत ही आदर वहाँ पे होता था और ये प्रसिद्ध था। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा काशी में चेंजेस आ गया था, इसीलिए बिस्मिल्लाह खां काफ़ी ज़्यादा व्यथित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। देखिए कब कब पूछा गया, 23 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 9 में पूछा गया और मॉडल पेपर 2022 में पूछा गया था और कई बार आपके प्री बोर्ड में और अर्धवार्षिक में भी पूछा गया है। तो देखिए सवाल क्या है ना, बच्चे की मुस्कान। अब देखो सवाल कुछ बहुत बड़ा सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है। अब सोच करके देखो कि बच्चे की मुस्कान, बच्चे की स्माइल और बड़े की स्माइल यानी कि बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है उसमें क्या अंतर है। तो आप खुद लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, बच्चों की मुस्कान निश्चल होती है ना, स्वाभाविक होती है, उन्मुख होती है और सभी को प्रभावित करने वाली होती है। बच्चे की जो मुस्कान होती है, बच्चे जो हंसता है, मुस्कुराता है, वो निश्चल होता है, यानी कि उसके जो मुस्कान में कोई बनावट नहीं होता है, स्वाभाविक होता है, वो अपने आप होने वाला होता है, उन्मुख होता है और सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये बच्चे की मुस्कान, बच्चे की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, उनके मुस्कान में आकर्षण होता है। बच्चे जब मुस्कुराता है तो उसके प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती है, ठीक है, उसमें बनावटी होता है। बड़ा व्यक्ति का मुस्कान जो होता है, बड़े व्यक्ति मुस्कुराता है तो जरूरी निश्चलता नहीं होगा, है ना, उसमें क्या होता है, बनावटी होता है, बल्कि परिस्थिति सापेक्ष होता है। बल्कि परिस्थिति सापेक्ष मतलब कि जैसा परिस्थिति वैसा उसका स्माइल। आजकल देखे होंगे कि बड़े व्यक्ति क्या है कि अंदर से एकदम टूटा हुआ है, एकदम टूट पड़ा है, उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो ऊपर से बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा है। तो वो परिस्थिति सापेक्ष होता है, ठीक है, जैसी परिस्थिति वैसी उसकी मुस्कुराहट, ठीक है, कुछ बनावटी मुस्कुराहट, कुछ सच्चाई मुस्कुराहट, है ना। तो ये अंतर होता है बच्चों। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है, मतलब बनावटी होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है, बड़े व्यक्ति ही मुस्कान में नैसर्गिक सौंदर्य नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। छोटे व्यक्ति की मुस्कान स्वाभाविक होती है, उन्मुख होती है और प्रभावित करने वाली होती है, और बच्चे की मुस्कान से लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन बड़े व्यक्ति को जो मुस्कान होती है उसमें कृत्रिमता होती है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बनावटी होती है। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखते हैं चौथा नंबर सवाल कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सागे मतलब कि उसके सहपाठी किस प्रकार संभालते हैं। देखिए ये भी सवाल आपके 2011 में, 14 में, 19 में और 23 में पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले कुछ एग्जाम में भी पूछा जाए। तो सफलता के चरम पे जब आप, मेरे बच्चे, आप अपना समझो कि जब आप सफलता के सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, अब ऊपर जाके क्या हो, धीरे धीरे लड़खड़ा रहे हो, मतलब कि अब होगा कि नहीं होगा भैया, होगा कि नहीं होगा। तो उस समय क्या होते हैं, आपके सहगामी, आपके सहपाठी संभालते हैं। तो किस प्रकार संभालते हैं वो चीज़ आपको लिखना है। तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाते हैं। आपको पता है कि जब आप शिखर पर चढ़ रहे होते हैं, जब सफलता के सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है और आप लड़खड़ाने लग जाते हो। तो इस समय जो है, ऐसे समय में उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर क्या होते हैं, संभालते हैं। अच्छे सहयोगी उसके लिए अपनी जान तक बाजी लगा देते हैं। बात समझ में आया कि जब भी सफलता के चरम शिखर पर पहुंचते हैं तो लोग क्या होते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं। ऐसे समय में अगर अच्छा सहपाठी हुआ तो वो क्या करते हैं, उत्साह देते हैं, बल देते हैं, है ना, मोटिवेशन देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अच्छे सहयोगी, यहाँ तक अच्छे सहयोगी जो अच्छे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, जान तक बाजी लगा देते हैं आपको ऊपर तक की ऊंचाइयों तक, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोग इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। देखिए ये भी सवाल आपके 2023 में और 2010 में पूछा गया है। प्री बोर्ड में भी ये एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, ठीक है, आपके 2023 में और 24 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताए हैं। तो क्या बताई है, तो वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं। जी हाँ, जो वीर योद्धा होते हैं, लक्ष्मण क्या बताया कि जो वीर योद्धा होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। जी हाँ, वो धैर्य रखने वाले होते हैं, पेशेंस रखने वाले होते हैं और वे क्षोभ से रहित होते हैं,
ठीक है, वो मोह माया से दूर होते हैं। वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते, वो गाली गलौज नहीं करते हैं वीर पुरुष, ठीक है, आप लोग भले कर देते हो, लेकिन एक वीर पुरुष जो है वो अपशब्द नहीं करते। मेरे बच्चे, आप भी वीर हो, टेंशन मत लो, ठीक है, आप भी वीर हो और आप भी वीर बनोगे, ठीक है, आप किसी को अपशब्द नहीं बोलोगे, है ना, आप धैर्यवान बनोगे, आप क्षोभ रहित बनोगे। फिर लक्ष्मण वीर योद्धा के बारे में ये भी कहता है कि सुरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं, वह अपनी वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते हैं। मतलब जो सुरवीर युद्ध में करते हैं उस टाइम जो है ना, अपनी जो वो जीत क्या सिर्फ दिखाते हैं, वहाँ अपनी वीरता को दिखाते हैं, ना कि वो अपनी वीरता को बखान करते हैं, वो अपनी वीरता को फेंकते हैं। जैसे आज के लोग क्या करते हैं ना, फेंकना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया हम तो बहुत ताकतवर है, उसको पीट दिए थे, भले मार खा गया होगा, ठीक है, भले मार खा गया होगा वहां पर, लेकिन अपने मुंह से बखान करते हैं, अपने मुंह से तारीफ करते हैं खुद का, लेकिन वो एक वीर योद्धा नहीं होता है। वीर योद्धा वो करके दिखाते हैं। तो आप भी मेरे वीर हो बच्चों, तो आपको फेंकना नहीं है कि हम टॉप कर जाएंगे एग्जाम में 10th क्लास में, तो आपको क्या करना है, आपको करके दिखाना है, उसके बाद बोलना है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए ये क्या कहता है लक्ष्मण वीर योद्धा के बारे में कि वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डींग नहीं मारते हैं, मतलब वही चीज़ फेंकते नहीं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आजकल तो बहुत फेंकने वाले बच्चे मिल गए हैं, बहुत सारे फेंकने वाले आदमी मिल गए। माता का आंचल पाठ में आए प्रसंगों का उल्लेख करें और जो आपके दिल के छू गए हैं। मतलब कि जो माता का आंचल जो चैप्टर था बच्चों, उसमें आपको दिल छूने वाला बात क्या है वो आपको बताना है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रश्न को आप लोग को इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप क्या करो कि उसके बारे में थोड़ा सा आप विचार करो, उसके बारे में तर्क वितर्क करो, उसके बारे में सोचो, तब आप वहाँ पर लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। अचानक आप जब एग्जाम में जाते हो ना बच्चों, तो आपका दिमाग जो है ना ब्लैंक कर जाता है कभी कभी, ठीक है। इसलिए आप लोग को क्वेश्चन से पहले वाकिफ हो जाना है किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। माता का आंचल पाठ में सबसे रोमांचक प्रसंग वह है, कौन सा है, जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है ना। माता का आंचल में क्या होता है कि जब एक सांप जो है सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने मेरे दिल का भीतर हृदय तक हिला दिया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, आपको जो हृदय तक लगा होगा, आपको जो भी इस चैप्टर में दिल में बात लगा होगा कि ये चीज़ हमको मतलब क्या बोलेंगे, रोंवा खड़ा कर दिया, ये हमारा दिल में एकदम बस गया, तो वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सांप जब सबको दौड़ाता है, पीछे दौड़ता है, तो बच्चे क्या करते हैं, माँ की गोद में आकर छिप लेते हैं। तो ये बात हमारा। उसके बाद देखो क्या है, इस पाठ में गुदगुदाने वाले भी कई प्रसंग है। क्या है, विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक खेल के में शामिल हो जाना। तो जो बच्चे के पिता है वो खेल खेल में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो इस बात को भी हमारे मन में छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज शादी खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता है। पिता इस प्रकार का बच्चा बन जाता है और बहुत सुखद अनुभव करता है जो मन को गुदगुदा गया, ठीक है, जो आपके दिल में गुदगुदा गया वो बातों को यहाँ पे लिख देना है। आगे देखते हैं, बस 2-3 सवाल और बच्चे। गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। देखो कितना बार सवाल पूछा गया, 23 में पूछा गया है ना, 18 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 9 में पूछा गया, ठीक है। तो मेहनत कश का अर्थ क्या होता है बच्चे, कड़ी मेहनत करना। मेहनत कश का मतलब कड़ी मेहनत करने वाले। बादशाह का अर्थ होता है मन की मर्जी का मालिक, है ना। बादशाह है मतलब कि वो मन का मर्जी का मालिक है, ठीक है, मालिक है। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। क्या है, गंतोक जो है एक जगह है जो पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र के होने के नाते यहाँ की स्थितियाँ बड़ी ही कठिन है। अब बताओ, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र रहेगा वहाँ की स्थिति कैसी रहेगी, बहुत ही कठिन रहेगी, है ना, बहुत ही कठिन पूर्ण हो रहेगी, है ना। अपनी ज़रूरतें पूर्ति करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब बताओ, पर्वतीय क्षेत्र में है तो वहाँ पे ज़रूरत जो चीज़ लगेगा उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ के लोग इस मेहनत से नहीं घबराते नहीं और कठिनाइयों के बीच का भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनत कश का बादशाह का शहर कहा गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि गंतोक को मेहनत कश का बादशाह क्यों कहा गया है। तो मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ एक बार। देखिए, मेहनत कश का अर्थ होता है मेहनत करने वाले, मेहनत करने वाले, और बादशाह का मतलब होता है मन की मर्जी के मालिक। तो गंतोक जो है ना बच्चों, ये एक पर्वतीय मतलब कि पर्वतीय जगह है और वहाँ के लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं और कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। वो कठिनाइयों के बीच में भी मस्त रहते हैं। इसीलिए गंतोक को मेहनत कश का बादशाह कहा गया, क्योंकि वहाँ के लोग जो है काफ़ी मेहनती होते हैं,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। लास्ट सवाल है और इसके बाद एक और सवाल जो हम एक्स्ट्रा कुछ सवाल आपको करवा देंगे। देखिए ये सवाल, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? कितना बार पूछा गया है, 10 में, 14 में, 15 में, 16 में। देखो एकदम लगातार यहाँ पे पहले 3 साल पूछ दिया है, फिर 18, 20 और 22 में। ठीक है, तो प्रबल संभावना है कि आपका 25 में पूछा जा सकता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा है? तो लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, इसी कारण शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। बात समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। शहनाई को क्या माना गया है? तो वाद्य यंत्र माना गया। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान किए हैं, मतलब एक एकल स्थान प्राप्त किए हैं, इसी कारण इसे मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। तो ये था बच्चों आप लोग का 10 से 11 सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को सबसे पहले जल्दी से लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी का बटन को दबा लेंगे, ठीक है। और हाँ मेरे बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जो भी क्लास 10th में होंगे, अपने प्री बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर फाइनल बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपको, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हो। और एक मैं आप लोग को रिक्वेस्ट किया था 9th के बच्चे को आपको इसमें लाना है, इस चैनल पर लाना है, ये आप लोग कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे। हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद और भी वीडियो इसी तरीके से आते रहेगी। आप लोग को वेट करना है, आप लोग को हमेशा हमारे चैनल पे आपको अपडेट रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स सो मच।